मैं हूं डॉक्टर आकाश शुक्ला। आई एम अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। आई एम प्रोफेसर एडिशनल एट KEM हॉस्पिटल मुंबई एंड आई एम कंसल्टेंट हेपेटोलॉजिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट ग्लोबल हॉस्पिटल परेल मुंबई। I am extremely happy to share with you all my views and my knowledge of hepatitis B and hepatitis C on the occasion of World Hepatitis Day. सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होता क्या है। तो ये दोनों एक तरह के वायरस हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाके लिवर के अंदर जाके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। हेपेटाइटिस बी खास करके हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है और आम जनता में 2 से 4% लोगों को यह बीमारी होती है। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जिसमें जब तक लिवर 80% से ज्यादा खराब न हो जाए तब तक इस चीज के कोई लक्षण नहीं मिलते। देयर आर एब्सोल्युटली नो सिम्टम्स टिल द लिवर गेट्स मोर देन 80% डैमेज्ड एंड अनफॉर्चुनेटली वंस द लिवर इज डैमेज्ड मोर देन 80% तब ट्रीटमेंट करने का हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम इस डिजीज को बहुत जल्दी पिकअप करें। तो ये दोनों वायरस जो हैं वो लिवर के अंदर जाते हैं और धीरे 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 लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि ये लिवर के अंदर जाके हो सकता है बहुत कम क्वांटिटी में रहें और लिवर को कभी भी नुकसान ना पहुंचाएं। और बहुत सारे लोगों में यह जिंदगी भर हेपेटाइटिस बी वायरस खास करके इनएक्टिव रहता है और ये पेशेंट्स खाली कैरियर रहते हैं पर इनको खुद को उसके कोई तकलीफ नहीं होती। अगला क्वेश्चन आता है कि हमको ये वायरस हमारे शरीर में आता कहां से है। हाउ डज द वायरस कम इनटू आवर बॉडी। तो सबसे कॉमन तरीका जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। हेपेटाइटिस सी वायरस ब्लड के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को में जाता है। खास करके जिनको भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन 2001 के पहले मिला है उनमें ये बीमारी होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि उसके पहले ब्लड बैंक्स में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग कंपलसरी नहीं की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद से कंपलसरी हुई है तो उसके बाद से बहुत एहतियात बढ़ती जाती है। फिर भी anybody who has received a blood transfusion after 2001 is also at risk, although not as much as anybody who has received a blood transfusion before 2001. But anybody who has received a blood transfusion before 2001 should get themselves tested for hepatitis C. और ये याद रखिए कि एक बार हेपेटाइटिस सी वायरस बॉडी में आया तो लिवर के अंदर डैमेज होने में 20 से 30 साल लगते हैं। इसलिए हो सकता है पर्सन ने जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया है वो 1990 में लिया हो या 1995 में लिया हो या 1985 में लिया हो, पर वो इतने साल तक बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, और उस चीज के डैमेज के लक्षण जो हैं, उसके सिम्टम्स जो हैं वो अब 20 साल 25 साल 30 साल बाद हमको दिखाई दें। ये पॉसिबल है और आमतौर पर ऐसा ही होता है। इमीडिएटली ट्रांसफ्यूजन होने के बाद में, इमीडिएटली इन्फेक्शन होने के बाद में इस चीज के सिम्टम्स आमतौर पर नहीं मिलते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है यह आमतौर पे मां से बच्चों को या कम उम्र में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने के चांसेस होते हैं, और यह वायरस जो है ये बहुत तेजी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। इट इज मच मोर कम्युनिकेबल देन मेनी अदर वायरल डिजीजेस। इसलिए हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन करना आवश्यक है। जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तब आमतौर पे उसमें हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग की जाती है। अगर हेपेटाइटिस बी का टेस्ट मदर का पॉजिटिव आता है तो बच्चे को डिलीवरी के बाद एक खास तरह का इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि बच्चे को ये चीज ना होने पाए। इसके साथ साथ डिलीवरी के तुरंत बाद में उसको फर्स्ट डोज हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का भी देना जरूरी होता है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस कम से कम हो। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दोनों एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक दूसरे तरीकों से भी पहुंच सकते हैं। खास करके अगर सेम टूथब्रश यूज किया जाए या सेम रेजर यूज किया जाए या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स किया जाए जिसे यह वायरस हो। उसके अलावा अगर हम क्लोज कांटेक्ट जिसमें बोलते हैं, जिसमें ब्लड का एक्सचेंज होता हो, जैसे आपके हाथ में कट है उस पेशेंट के हाथ में भी कट है और ब्लड मिक्स हो जाए, तो इन सब चीजों से भी यह वायरस ट्रांसमिट होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा आईवी ड्रग अब्यूज, जो आईवी ड्रग्स लेते हैं, जो इंजेक्टेबल ड्रग्स की जिनको आदत होती है, उसमें अगर नीडल्स शेयर की जाएं
तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वायरस फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सो दीज आर ऑल द वेज बाय विच द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यूजुअली किसिंग से, सलाइवा से यह वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता है। माँ के दूध से भी इस वायरस का ट्रांसमिशन नहीं के बराबर होता है, इसलिए इन सब चीजों में कोई रिस्क नहीं है। सेम बर्तन में खाने से या सेम बेड पे सोने से या सेम बेडशीट यूज करने से या सेम चादर यूज करने से या सेम टॉवल यूज करने से यह वायरस ट्रांसमिट नहीं होता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए किसी को ऑस्ट्रेसाइज करने की या अलग रखने की हमको जरूरत नहीं होती है। इन लोगों को भी वही नॉर्मल पर्सन की तरह हम रख सकते हैं जैसे हम किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को रखते हैं। इसके अलावा और किसको हमको टेस्ट करना चाहिए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए? तो हम जब रूटीन चेकअप करते हैं किसी का भी, तो अगर उसमें SGOT और SGPT नाम के जो टेस्ट हैं, इसमें अगर कुछ भी एबनॉर्मल आए या बिलिरुबिन बढ़ा हुआ आता है या PTINR बढ़ा हुआ आता है, तो इन सभी व्यक्तियों को हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट करना चाहिए, जिसके टेस्ट हैं HBsAg और anti-HCV एंटीबॉडी। उसके अलावा जिनको भी बहुत बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला हुआ है या जिनको बहुत सारे ब्लड चढ़ाए हुए हैं या जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या जिनको बाकी और ब्लड प्रोडक्ट्स बार बार लगते हैं, उन सभी को इसकी टेस्टिंग करना चाहिए। इसके अलावा जिसको भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की हिस्ट्री हो, उन्हें ये टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। अगर घर में किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, तो घर के बाकी फैमिली मेंबर्स को भी चेक करना चाहिए। और जब हम बाकी फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, तो बेसिकली इट इज द स्पाउस, द पेरेंट्स, द सिबलिंग्स एंड द चिल्ड्रन, all should be screened for the same virus, and that is extremely important. एक बार आपके घर में बाकी लोगों को टेस्ट किया और अगर नेगेटिव आता है, तो उन सभी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन देना चाहिए। याद रखिए कि हेपेटाइटिस बी एक कंप्लीटली प्रिवेंटेबल डिजीज है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। एक बार आपने वैक्सीन दे दी तो 95% से ज्यादा आपको उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये सिंपल है, सस्ती है और बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। तो जिसके भी कांटेक्ट में अगर हेपेटाइटिस बी वायरस वाले लोग आते हैं, उसे डेफिनेटली यह वैक्सीन लेना चाहिए। खास करके डॉक्टर्स, नर्सेज या जो भी हॉस्पिटल में काम करने वाले कर्मचारी हैं, इन्हें डेफिनेटली ये वैक्सीन लेना चाहिए। पर याद रखिए कि आपको ये वैक्सीन जो है टेस्ट करने के बाद ही लेना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ओके, हाँ हमको रिस्क है, अगर हम तो हम किस तरीके से जाने कि हमको हेपेटाइटिस बी है या नहीं है? तो इसके लिए दो सिंपल टेस्ट होते हैं। पहला होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, जिसको बोलते हैं HBsAg, और दूसरा होता है हेपेटाइटिस सी का, जिसको बोलते हैं anti-HCV एंटीबॉडीज। ये दो टेस्ट के द्वारा हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की बीमारी है या नहीं है। अब इसमें एक खास कंडीशन होती है उन पेशेंट्स की जिनको डायलिसिस चालू है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम है और किडनी के प्रॉब्लम के लिए डायलिसिस चल रहा है। इन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो इनको जब डायलिसिस होता है तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड का काफी काम होता है, ब्लड की सफाई होती है डायलिसिस में, तो वहां पर इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को अनीमिया रहता है, तो उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, सो दैट ब्लड ट्रांसफ्यूजन इटसेल्फ बिकम्स अ रिस्क फैक्टर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। Unfortunately, just doing anti-HCV antibodies may not be sufficient for most of these patients. खाली anti-HCV एंटीबॉडी करके हमें हेपेटाइटिस सी वायरस का पता नहीं चलता है अगर किडनी खराब है तो, अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो। इसलिए इन पेशेंट्स में हेपेटाइटिस सी का डायग्नोसिस करने के लिए हमको HCV RNA का टेस्ट करना पड़ता है, और उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं होता। So this is an expensive test, HCV RNA, but it must be done, especially in patients who require a renal transplant. ये याद रखिए, ज्यादातर पेशेंट्स जिनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, उनको लाइफ में कभी भी जॉन्डिस नहीं हुआ होगा या उस समय जॉन्डिस नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आके आमतौर पे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो कभी जॉन्डिस हुआ ही नहीं, मेरे को कभी पीलिया हुआ ही नहीं, कभी कावड़ नहीं डाली, फिर मेरे को हेपेटाइटिस बी और सी कैसे हो गया? तो ये याद रखिए कि ज्यादातर पेशेंट्स को कभी ये सिम्टम्स होंगे ही नहीं। सीधा आपके ब्लड में वायरस जब आएगा, वो धीरे से जाके लिवर के अंदर बैठ जाएगा और धीरे धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाएगा। और
आपको टेस्टिंग के द्वारा ही पता चलेगा कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की बीमारी है या नहीं है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम किसी तरह से हेपेटाइटिस बी या सी को प्रिवेंट कर सकते हैं क्या? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल। पहली चीज, वी शुड बी फेथफुल टू आवर पार्टनर्स। इसका मतलब ये है कि आप जो है रिलेशंस जो है सेक्सुअल रिलेशंस आप एक ही पर्सन के साथ रखिए लाइफ में, और किसी के साथ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स न रखें। अगर आपके साथ एक ही पर्सन के साथ फेथफुल हैं तो चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन आर वेरी वेरी लो। सेकेंड, नीडल्स, रेजर्स या टूथब्रशेस ये शेयर ना करें किसी के भी साथ में। भले आप उस व्यक्ति को जानते हो, भले आप उस व्यक्ति के बहुत क्लोज हो, फिर भी हमें ये चीजें शेयर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि यू आर हैविंग सेक्स विद अ पर्सन whom you are not, who is not your partner, then you should definitely wear a protection like a condom. इससे भी ट्रांसमिशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए एक वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, एंड दिस वैक्सीन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव, एंड इफ यू यूज दिस वैक्सीन it takes 3 doses, and with those 3 doses your protection rate is more than 95%. Say no to drugs. Any illicit drug should be strictly avoided, and this will help a lot in prevention of transmission of hepatitis C. बच्चे जब डिलीवर होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो उनको इमीडिएटली हमको फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन देना चाहिए, और अब गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और गवर्नमेंट की तरफ से यह वैक्सीन अब फ्री में दी जाती है, तो सभी बच्चों को हमको वैक्सीन देना आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप ब्लड की जरूरत पड़ती है तो प्लीज इंश्योर कि जो आप ब्लड ले रहे हैं वो किसी ऑथराइज्ड ब्लड बैंक से ले रहे हैं, जहां पर प्रॉपर टेस्टिंग की हुई है, उसके ऊपर लेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि यह हेपेटाइटिस बी और सी के लिए टेस्टेड है, और ये दोनों टेस्ट नेगेटिव हैं, और उसके बाद ही वो ब्लड, प्लेटलेट या प्लाज्मा यूज करें। किसी भी खरीदे हुए डोनर के द्वारा या इलीगल ब्लड बैंक के द्वारा ब्लड यूज ना करें, इससे ये वायरस ट्रांसमिशन होने का रिस्क कम हो जाता है। पेशेंट्स जो डायलिसिस पे हैं उनको जरूर वैक्सीन लेना चाहिए, और उनको रेगुलर अपना चेकअप भी कराते रहना चाहिए कि उन्हें हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो तो नहीं गया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन कि क्या ये दोनों बीमारियों का इलाज है? क्योंकि आमतौर पर बहुत सारे पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो सुना है कि हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी का कोई इलाज ही नहीं है, एक बार ये हो गया तो जिंदगी भर रहेगा, ना हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। तो ये सब बातें जो है ये भ्रांतियां हैं। दीज आर ऑल मिसकंसेप्ट्स। डेफिनेटली हेपेटाइटिस बी इज ट्रीटेबल, हेपेटाइटिस सी इज ट्रीटेबल। ये दोनों बीमारियों का इलाज संभव है, और बहुत इफेक्टिव इलाज संभव है। हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास बहुत सारी दवाइयां हैं, जो हम गोलियां हैं जो हम दे सकते हैं, उसके अलावा इंजेक्शन भी हैं जो दिए जा सकते हैं, एंड इन मोर देन 95% ऑफ द पेशेंट्स वी आर एबल टू सप्रेस द वायरस कंप्लीटली। इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छे से उस वायरस को दबा सकते हैं ताकि वो लिवर को नुकसान ना पहुंचाए। उसके अलावा जो हेपेटाइटिस सी है वो तो कंप्लीटली क्यूरेबल है, जहां पर बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, और उसका ट्रीटमेंट भी 24 से 48 हफ्ते का होता है। उसके लिए भी इंजेक्शंस हैं, और वो इंजेक्शंस के द्वारा वो वायरस क्लियर हो जाता है। आमतौर पे इंजेक्शंस हफ्ते में एक बार दिए जाते हैं, जो 6 महीने से 12 महीने का कोर्स होता है। इसमें नई दवाइयां भी आएंगी फ्यूचर में, जिसमें हमें शायद हो सकता है इंजेक्शंस का जरूरत ना पड़े, या देना भी पड़े इंजेक्शंस तो हमें सिर्फ 3 महीने से 6 महीने के लिए देना पड़ेंगे, और 1 साल के लिए शायद जरूरत ना पड़ेगी। पर ये दवाइयां भी इंडिया में आना बाकी है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों बीमारियां, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है। हेपेटाइटिस बी में एक खास करके और चीज जानने की जरूरत है हमें कि नॉट एवरीबडी हु हैज द वायरस नीड्स अ ट्रीटमेंट। हर किसी को जिसको यह वायरस है बॉडी में, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बहुत कम लोग जिनके शरीर में यह वायरस एक्टिव है और ये नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वायरस की क्वांटिटी ज्यादा है और अगर वो लिवर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ही इसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, नहीं तो इसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर ये वायरस बहुत कम क्वांटिटी में है, अगर ये लिवर को बिल्कुल नुकसान नहीं कर रहा है, और उसके अलावा कोई और लक्षण नहीं है कि कोई लिवर की बीमारी है,
तो हम आराम से इन पेशेंट्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब अगर मान लीजिए मैं इलाज नहीं कराऊं तो क्या आगे जाके मुझे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो हेपेटाइटिस बी जिनके डिजीज में एक्टिव, जिनके शरीर में एक्टिव है, और हेपेटाइटिस सी जिसका इलाज ना किया जाए, अगर ये बढ़ते चले जाएं तो आगे जाके लिवर को सिरोसिस दे सकते हैं। लिवर सिरोसिस एक ऐसी बीमारी है जहां पर लिवर सूख के कड़क हो जाता है, द लिवर बिकम्स श्रंकन एंड हार्ड। उसके कारण उसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जो लिवर का नॉर्मल फंक्शनिंग है, बॉडी के पॉइजन को क्लियर करना, वो चीज अफेक्टेड हो जाती है। और फिर उसके कारण जो दूसरे दुष्परिणाम आते हैं, जैसे पेट में पानी भर जाना, आंखें पीली हो जाना, ब्लड की वॉमिटिंग होना, या इवन कोमा में जाना, यह सब पॉसिबल है। इसके अलावा एक और कंडीशन जो हेपेटाइटिस बी और सी के द्वारा होती है, वो है लिवर कैंसर। और आज की डेट में यह सबसे कॉमन कारण है इंडिया में लिवर कैंसर का, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। और इन दोनों कंडीशंस में जो कैंसर होता है वो काफी एग्रेसिव होता है। परंतु यहां पर भी जानना जरूरी है कि अगर हम लिवर कैंसर को अर्ली स्टेज में पिक कर लें तो वो भी पूरी तरह से क्यूरेबल है। अब उन पेशेंट्स की बात आती है जिनको एडवांस स्टेज पे ही पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है, जिनका लिवर 80% 90% से ज्यादा डैमेज होता है। तो आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले हमारे पास इनके लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, परंतु अब हमारे पास इनके लिए इफेक्टिव दवाइयां भी हैं। और जिनका लिवर डिजीज बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है, उनके लिए अब हमारे पास लिवर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है। पहले हम ये सोचते थे कि लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंटल है, ये सक्सेसफुल नहीं है, परंतु आज इंडिया में ही लिवर ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट 90% से ज्यादा है, और पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। एक और क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब हम ट्रांसप्लांट तो करा लें, पर ट्रांसप्लांट के लिए लिवर कितने दिन चलेगा? तो अगर इस लिवर का ध्यान रखा जाए बराबर से, अगर डॉक्टर की सलाह ठीक से माने, तो ये सालों साल चलता है। 10 साल 20 साल 25 साल भी ये लिवर आपका साथ दे सकता है ट्रांसप्लांट के बाद में। तो इसलिए आज की डेट में हमको लिवर ट्रांसप्लांट से कतराना नहीं चाहिए, परंतु हर एक को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है ऐसा भी नहीं है। उन पेशेंट्स को जिनको लिवर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इफ द लिवर डिजीज इज सो एडवांस्ड that it cannot be corrected back with medical therapy, only in those patients liver transplant should be considered. Not everybody is a candidate for liver transplant. Similarly, not everybody with liver cancer should undergo liver transplant. There are certain treatment options which are available to these patients, and only if they are not possible, then we should consider liver transplant for these patients. अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी और सी है तो इस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के अलावा और क्या एहतियात बरतना चाहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिनको भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी है, उनको पहली चीज ये करना चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि उनका वेट जो है वो नॉर्मल रेंज में रहे। क्योंकि अगर वेट ज्यादा है, अगर बॉडी एक्टिव नहीं है, तो बॉडी के अंदर फैट जमा होता है, वैसे ही लिवर के अंदर जाके फैट जमा हो जाता है, और ये फैट जो है धीरे धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाता है, खास करके उन पेशेंट्स को जिनको हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी है। इसके अलावा इन पेशेंट्स को ड्रिंक्स कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि थोड़े बहुत ड्रिंक्स भी इन पेशेंट्स के लिवर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तीसरी चीज, इन पेशेंट्स को कोई भी दवाइयां जो दी जाती हैं वो डॉक्टर को पूछ के ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दवाइयां जो नॉर्मल पेशेंट्स को चलती हैं उन पेशेंट्स को सूट नहीं करती जिनको सिरोसिस है या लिवर में काफी डैमेज हो चुका है। जैसे सिंपल दवाइयां जो हम पेन किलर्स लेते हैं, वो इन पेशेंट्स के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और उनसे ब्लड की वॉमिटिंग भी हो सकती है। इसलिए एक बार हेपेटाइटिस बी या सी हो और लिवर में अगर डैमेज हो जाए तो आपको कोई भी नई दवाई लेने के पहले आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। क्या उन पेशेंट्स को जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है हम कुछ काम करने से रोक सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ये लोग भी, जो कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है वो काम ये लोग भी कर सकते हैं। खाली हमको एक यही एहतियात बरतनी है कि ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सो पीपल हु आर सर्जन्स और पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑपरेशन थिएटर लाइक नर्सेज एंड ऑल, they should avoid coming in contact directly with the patient's blood
and that is what is the precaution which is required. Otherwise these people can continue to work like any other person. Even if अगर आपको हेपेटाइटिस बी है और अगर आप सर्जन हैं या नर्स हैं या ऑपरेशन थिएटर में काम करने वाले टेक्नीशियन हैं, अगर आपका वायरस जो है उसकी क्वांटिटी कम है तो आप अपना नॉर्मल काम बिल्कुल कर सकते हैं और आपको कोई इस चीज को करने से रोक नहीं सकता। उसके अलावा जो भी भ्रांतियां हैं कि एक हेपेटाइटिस बी जो है वो छींकने से होता है या सर्दी से हो जाता है या पसीने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है, ये सब सिर्फ भ्रांतियां हैं और इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। इस तरीके से वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होता। सो जस्ट टू समराइज, hepatitis B and C both are very, very slow viruses. They damage the liver slowly, but if they are left untreated, they can progress to cause cirrhosis. Hepatitis B is preventable because there is a vaccine available. For hepatitis C, there is no vaccine. The transmission of both hepatitis B and C happens through either blood transfusion or it is sexually transmitted or through IV drug abusers. Both of these have an effective treatment which is available, especially if the disease is picked up early in the course. And both of these are potentially curable. If untreated, both of these diseases can lead to complications like cirrhosis and liver cancer. And even in the advanced stages, now we have some treatment options available, and even in advanced cirrhosis, we now have the ट्रीटमेंट ऑप्शन ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो इसलिए जिनको एक बीमारी है मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको इस चीज का इफेक्टिव इलाज पता होना चाहिए और अगर जरूरत है तो इलाज करवाना चाहिए और ये बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।